गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इससे क्या होगा, अगर यह क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट टाइम आता है और अगर आप इसका क्वेश्चन लगाते हो तो आपको याद रहेगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो ये याद तो रहेगा, परंतु कुछ टाइम के लिए रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है या किसी भी टॉपिक के अगर आपको क्वेश्चंस लगवाने हैं तो यह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन है आपके पास चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के जो अधिनियम था, इसके द्वारा ही भारत के जो गवर्नर जनरल थे इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। अब वो दो कारण कौन से आपको याद रखना है? एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी वास्तविक परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के नामजद करके उन्हें विधायी कार्य के समृद्ध करने का अधिकार, यानी कि वही चीज़ें अध्यादेश जारी करने का काम दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? दूसरा यह कि इसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसकी जो विधायी शक्तियाँ हैं उनका भी विकेंद्रीकरण कर दिया गया। जिसमें क्या हुआ? जिसमें मुंबई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। अगर आपसे पूछे कि गवर्नर जनरल जो 1861 है इसके अंतर्गत और कौन से ऐसे दो राज्य थे जिनको शक्ति प्राप्त प्रदान की गई, तो आप क्या बताओगे? एक मुंबई और एक मद्रास। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन है आपके पास 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या फिर 1793 ईस्वी में। कब पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट? देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1773 ईस्वी में ही रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। चलिए अब देखते हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। क्या काम था इसका? जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनकी जो गतिविधियां थी यह ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त क्या हुआ? इसके अतिरिक्त कंपनी की जो संचालन समिति थी, यानी कि आमूल परिवर्तन करना। उसके बाद क्या हुआ? कंपनी की जो राजनीतिक अस्तित्व था उसको स्वीकार कर अपने व्यापक ढांचे को क्या करना? राजनीतिक कार्यों में संचालन योग्य बनाना। जो व्यापारिक ढांचा है उसको राजनीतिक कार्यों में संचालन के लिए योग्य बनाना। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में, कब? 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के ने पास किया। कब पास किया? अगर आपसे पूछे कि रेगुलेटिंग एक्ट को कब पास किया तो आप क्या बताओगे? 1773 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ? 1774 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया। कब पारित किया था? 1773। लागू कब किया? 1774। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? अस्वीकार, ठीक है। उधर क्या था? अध्यादेश जारी किया गया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके अंतर्गत जो समिति के निर्णय है उनको अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन है आपके पास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो अब जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था इसके अंतर्गत ही क्या किया गया था? भारत के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का इन्हें अधिकार मिला था। किस एक्ट में? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। चलिए देखते हैं
1786 या फिर 1793 का। जो चार्टर एक्ट था, अधिनियम, इसमें 1786 का अधिनियम पारित किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि जो कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। इसके साथ साथ इस अधिनियम के तहत सेनापति की शक्तियों भी गवर्नर जनरल के निहित कर दी। जो सेनापति की शक्तियाँ थी उन्हें भी कौन संभालेगा? गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन है आपके पास, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अब देखो, भारत का संविधान लागू हुआ था उस तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत था? तो आपको यह क्वेश्चन भी याद होना चाहिए कि यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1935 का जो भारत का सरकार का अधिनियम था उसके अंतर्गत। कौन सा? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसके अंतर्गत ही क्या था? भारत का जो संविधान लागू होने तक, मतलब लागू नहीं हुआ था, लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन किया गया था। कौन सा अधिनियम? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज था। ठीक है, औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। अगर आपको कहे कि जब विदेशी संसद के द्वारा शासन बना जाए या कानून बनाया जाए या उसे लागू किया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? औपनिवेशिक राज्य। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक अधिराज रहा। इस समय का भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर ही भारत का शासन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? डूरन योजना, मिंटोमॉले योजना, माउंटबेटन योजना या फिर वेवेल योजना। क्या कहा जाता है? 1947 में जो सार्वभौम सत्ता थी उसे किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंटबेटन योजना को ही, जो कि 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना क्या कही जाती थी? माउंटबेटन योजना। चलिए देखते हैं इसके बारे में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई। अगर आपसे कहे कि माउंटबेटन योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही प्रस्तुत की गई। कब की गई? तो 3 जून 1947। यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों ने माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण में अड़ी हुई थी। विश्वासपूर्वक कांग्रेस तथा सिखों के द्वारा देश में विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने यह योजना प्रस्तुत की। आपको सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है कि माउंटबेटन योजना कब शुरू हुई? 3 जून 1947 को। किसके द्वारा हुई? तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन है आपके पास, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया था? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की? द्वैध शासन प्रणाली बोला जाए या आपसे कहा जाए कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, यह चीज़ आपको दोनों ही सेम है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में, भारत परिषद अधिनियम 1909 में किसमें द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर सी। क्वेश्चन नंबर 7वां। हाँ, तो इसका सही जवाब वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 में ही केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। चलिए देखते हैं यह द्वैध शासन प्रणाली क्या थी। प्रांतों ने द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया। किसने किया था? प्रांतों ने। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। जब 1935 आया तब इसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। किसको पहले क्या थे? प्रांतों में द्वैध शासन था, परंतु जब 1935 में इसको समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार इंडियन काउंसिलिंग एक्ट
बाड़नों केंद्र और प्रांतीय विधायी परिषद का विस्तार इसके अंतर्गत ही किया गया। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 1909, 1919, 1935। क्या होगा इसका सही जवाब? आपको पता ही होगा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास या संघीय प्रणाली का प्रारंभ ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1935 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार परिषद जो अधिनियम है 1861 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। किसके द्वारा सचिव का पद दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 9। देखो भारत सरकार का अधिनियम जो कि 1858 था, ठीक है, 35 नहीं 1858 के अंतर्गत ही सचिव का पद निर्मित किया गया था। तो आपको जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटेन महारानी को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की। अब देखो किस शासन का सौंपा गया था किसको? ब्रिटेन की महारानी को। किसके बाद? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 समाप्त करने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन है आपके पास भारतीय सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।